अब हम देखो, हम लोगों ने शुरू से जब ये कोर्स शुरू किया था उस वक्त हमने रिक्रूटमेंट से लेकर उनको इंटरव्यू, जेडी इंटरव्यू, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस, मोटिवेशन, लर्निंग, ट्रेनिंग पे इतना हमने फोकस नहीं किया, बट स्टिल ट्रेनिंग, अप्रेजल। और अब जब ये सब काम हो जाएगा तो उस वक्त हमने अपने एम्प्लॉय को समटाइम्स वो खुद हमारे पास आएगा अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए, और समटाइम्स हमें उसको अल्लाह हाफिज़ कहना पड़ेगा। दीज आर टू इंपॉर्टेंट सिनेरियोज। अब ये काम कैसे होगा? आई मीन हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? ये बहुत ही, आई मीन आई हैव ऑलवेज फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। किसी को जॉब से निकालना, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट, एंड समटाइम्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप लोगों को अदालती कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। Fortunately enough for me, I must say that I have actually I have witnessed all of these phases कि हमने कभी किसी को रोका कि भाई आप मत जाएं, I was here। हमने many of the times we said कि आप चले जाएं, I was there। and then unfortunately whenever we faced the अदालती कार्रवाई against the Abyss, so I had to be there also। I visited lawyer, I visited few other places regarding this thing। So ये बहुत difficult process है। So I will just share few points, important points that you must remember, so that whenever you are faced with such situation, तो आप उस चीज़ को अच्छी तरह कैटर कर सको। तो लेट्स स्टार्ट विद, जब कभी भी आपने एक आपके एम्प्लॉय हैं जो कि despite many reminders, many warnings, have not improved over the time, and you finally decided that it's time that you say goodbye to them। अच्छा, अब वो सिनेरियो सारे के सारे में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अब सिनेरियो नंबर 1 क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि आपने एक एम्प्लॉय ने एक ऐसी हरकत कर दी दैट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट टू फायर हिम और हर। एम्प्लॉय से ऐसी हरकत होगी। अच्छा, ऐसी हरकत मोस्टली क्या होती है कि एक बंदे ने किसी से लड़ाई कर ली, नंबर 1, फिजिकल हो गया, हो गया। नंबर 2, हरासमेंट केसेस इतने सुवियर नेचर का कि वो हरासमेंट से आगे एब्यूज तक चली गई बात, एब्यूज ऑफ सेक्सुअल नेचर, उस तक बात चली गई। ये वो सिनेरियो है जिसके ऊपर इमीडिएट फायरिंग जो है वो बनती है। नंबर 3 सिनेरियो, कुछ इस तरह की हरकत की, लाइक काइंड ऑफ हरकत जो कि हरासमेंट में काउंट नहीं होती, लेकिन वो है सेक्सुअल नेचर की। हरासमेंट काउंट कब नहीं होती? जब वो दोनों पार्टीज की रजामंदी से हो रही हो तो उसको हरासमेंट नहीं कहा जाता। सो इफ दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इज देयर, वो इस वक्त वो इमीडिएट फायरिंग बनती है। नंबर 3 सिनेरियो, उसी बंदे ने गबन किया है, चोरी की है, कुछ इस तरह की हरकत की है कि विच इज अनएक्सेप्टेबल। उस सिचुएशन में भी फायरिंग बनती है, इमीडिएट फायरिंग बनती है, इमीडिएट सेपरेशन बनती है। कुछ लोग उसको फायरिंग कहते हैं, कुछ लोग उसको सेपरेशन कहते हैं। सेपरेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इज अ वेरी पोलाइट वे, इज बहुत अच्छी है। आई हैव फाउंड दिस वर्ड वेरी एमिकेबल, वेरी अप्रोप्रिएट टू यूज देन एक्चुअली फायरिंग। कि आप यानी मैंने फाने को फायर कर दिया, इट्स बेटर टू से कि द पर्सन हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। एक और बड़ा अच्छा लफ्ज ये है कि he has been relieved from his duties and he has been separated from the organization, he or she। अब इन तमाम सिनेरियोज के अंदर स्टूडेंट्स एक दो बातें आपने याद रखनी है कि पहले जब आपके सामने ये केस रिपोर्ट होगा, किसी भी नेचर का है, चोरी का है, हरासमेंट का है, म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है उस किस्म का है, या
अंडर परफॉर्मेंस का है। लेकिन अंडर परफॉर्मेंस मैं बाद में डील करूंगा, उससे पहले मैं बाकी सबको सबसे पहले आप लोगों ने ये इंश्योर करना है कि आपके पास जो मालूमात हैं वो ठीक है। आपने हियर से पे नहीं चलना कि मैंने जाके रिपोर्ट की तो सर ने कहा हो चलो जिसको निकाल दो। नो, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट टू बी डन दिस वे। आपने क्या करना है, आपने जैसे ही आपको केस रिपोर्ट हुआ आपने पहले कमेटी बनानी है। फिर वैसे तो इस किस्म की डिसिप्लिनरी कमेटीज, हरासमेंट कमेटीज, सारी की सारी कमेटी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, यानी कि दे आर ऑलवेज देयर। ये नहीं है कि केस आया तो आपने कमेटी बनाई। दीज आर द स्टैंडिंग कमेटीज जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर इस तरह के केसेस लेके चलते रहते हैं और इसके ऊपर काम करते रहते हैं। तो आपने स्टैंडिंग कमेटीज आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो स्टैंडिंग कमेटी जब आपके पास होगी, जैसे ही आपके पास ये केस रिपोर्ट होगा, वो स्टूडेंट की तरफ से आता है, वो एम्प्लॉय की तरफ से आता है, वो थर्ड पार्टी की तरफ से आता है। जैसे आपने किसी की सर्विसेज ली हैं और वो उसकी तरफ से कोई बंदा आके रिपोर्ट कर रहा है कि ये मेरे साथ हो गया, या उसने मेरे साथ ये कर दिया, तो आपके पास जब केस रिपोर्ट होगा तो आपने सीधा वो केस स्टैंडिंग कमेटी को फॉरवर्ड कर देना है। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी भी है कि स्टैंडिंग कमेटी का ही कोई मेंबर हो जो कि उस केस में इन्वॉल्व हो, तो आपने उस चीज़ को देख के फिर स्टैंडिंग कमेटी को वो केस फॉरवर्ड कर देना है। उसके बाद जब स्टैंडिंग कमेटी अपने नताइज, अपने रिजल्ट, अपने रिकमेंडेशन आपको जमा कराएगा, उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स आपको जमा करवाएगा, उसके बाद आपने एक्शन लेना होगा। और अगर फाइंडिंग्स में कोई जुर्म साबित हो जाता है, बेशक वो चोरी चकारी का हो, बेशक कोई हैरेसमेंट टाइप का केस हो, तो उसके बाद आप लोगों ने फैसला करना है। अच्छा, जैसे मैं आपको रिसेंट एक केस बताता हूँ। हमारे पास रिसेंट केस ये हुआ कि हमारे पास ये हुआ करता था, ये हमारी पॉलिसी मौजूद है, स्टूडेंट्स के लिए भी है और फैकल्टी स्टाफ के लिए भी है, कि अगर किसी को कोविड हो गया है या किसी के घर में कोविड हो गया है तो वो 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर जाएगा घर में और वर्क फ्रॉम होम करेगा। वन ऑफ आवर स्टाफ मेंबर की उसने एक जाली रिपोर्ट बना के जमा कराई कि मुझे कोविड हो गया है। जब हमने उसको थोड़ा प्रूव किया तो वी केम टू नो दैट कि वो रिपोर्ट जाली है। अब ये भी एक ये भी एक केस है, गबन का केस है, काइंड ऑफ माल ट्रीटमेंट का केस। अब इसमें भी क्या फायरिंग या सेपरेशन कर देनी चाहिए? तो अब ये जो उस केस की नोयत को देखकर, उसकी ग्रेविटी को देखकर आपने अंदाज़ा लगाना होगा कि सेपरेशन बनती है, वार्निंग बनती है, रिटन वार्निंग बनती है या वर्बल वार्निंग बनती है। जो भी आपको वो जो कमेटी है वो रिकमेंड करेगी उसके मुताबिक आपने फैसला करना होगा। वेट अ मिनट, समवन इज ट्राइंग टू ईदर साइन इन और हैज सेंट अ मैसेज। नो, मैं जरा भेजिए। सो ये मुझे कहाँ से, अच्छा ये आप में से कोई बंदा है जो इस वक्त इसका माइक ऑन है और वो व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट कर रहा है, वहाँ से मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। प्लीज़ ज़रा आप लोग साइलेंट हो जाएं, नहीं तो मुझे यहीं से साइलेंट करना पड़ेगा। साइलेंट, आई जस्ट कांट मेक यू साइलेंट। आई डोंट नो, प्लीज़ फाइंड आउट इफ देयर इज समवन इज कम्युनिकेटिंग ऑन व्हाट्सएप, तो प्लीज़ ज़रा अपना जो माइक है वो ऑफ कर दें। अनम्यूट, सारे म्यूटेड हैं। एनीवे, सो दिस इज वन। तो वो जो रिकमेंडेशन आएगी उस रिकमेंडेशन को आपने खंगाल के अच्छी तरह, उसके बाद आपने फैसला कर देना। लेट से रिकमेंडेशन आ जाती है कि इसकी सर्विसेज को सेपरेट कर दिया जाए, फिर आपने क्या करना है? अच्छा जी, कोई सवाल पूछना चाह रहा था, पूछ लें सवाल जी। व्हाट्स द क्वेश्चन? सर, ये जो आप केस बता रहे हैं फेक रिपोर्ट वाला, ये मेरे ऑफिस में भी प्रीवियसली हुआ है। एक हमारे आईटी में न्यू हायरिंग हुई थी तो उन्होंने फेक रिपोर्ट शेयर कर दी। कुछ अर्सा पहले उन्होंने कुछ लीव्स दी थी कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है और उसके लिए मैं गर्मी में नहीं निकल सकता तो वर्क फ्रॉम होम चाहिए। तो ऑफिस वालों को पता तो चल गया था, लेकिन उन्होंने 15 डेज वेट किया। वो बंदा आया क्योंकि वो आईटी का था, तो ऑब्वियसली इट वाज अ मोर सेंसिटिव मैटर। तो जब वो आए हैं, उनसे चीज़ें ले गए, दे मेड हिम सिट डाउन, और क्योंकि वो प्रोबेशन पीरियड पे थे तो उनको डायरेक्टली फायर कर दिया उन्होंने, इस वजह से कि अभी से अगर कोई इतना इमोरल बिहेव कर रहा है तो आगे क्या करेगा। Yes, thank you very much for sharing this case study of your organization. तो इसमें हमें दो चार बातें और भी पता चल गई इफ्स एंड बट्स के साथ, कि अगर प्रोबेशन पर है तो इमीडिएट फायरिंग बनती है, बिकॉज वी जस्ट कांट होल्ड अ पर्सन
फॉर लॉन्ग, जो कि प्रोबेशन पीरियड में जो कि काफ़ी सेंसिटिव पीरियड होता है, एवरीवन इज वेरी मच केयरफुल एंड वॉचफुल ऑफ हिज और हर बिहेवियर्स एंड दैट्स। सब लोग प्रोबेशन के ऊपर टाइम पे आ रहे होते हैं, टाइम पे जा रहे होते हैं, सब काम यस हो रहा होता है, बट इवन समवन इज ब्रेव एनफ कि वो ये हरकत भी कर जाए, तो फिर वी नीड्स टू बी केयरफुल। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपने इशारा किया कि बहुत से लोगों के पास बड़ा सेंसिटिव डाटा मौजूद होता है, और अगर आप उनको इमीडिएट फायरिंग कर देंगे तो वो डाटा जो है या कंपनी जो है, इट कैन एक्रू अ ग्रेट लॉस। जैसे हमारे बहुत से लोगों के पास सोशल मीडिया कंटेंट है, सोशल मीडिया के एडमिन राइट्स हैं हमारे, तो वो बड़े एक वो वहाँ पे किसी भी किस्म का मटेरियल अपलोड हो सकता है, वहाँ पे बातचीत हो सकती है, डिलीट हो सकता है डाटा। आज तो इतना सॉफ्ट फॉर्म में डाटा मौजूद है, लोग डाटा उड़ा सकते हैं, बाद में कैसे मुझे तो पता नहीं है जी, ये तो मशीन ख़राब हो गई थी या कुछ हो गया था। सो येस, these things are very much important and needs to be catered and taken care of. Thank you very much for sharing the case study. You're welcome, sir. You are welcome. अच्छा, thank you. So अब आपने लेट्स से रिकमेंडेशन आ गई आपके पास, और अब आपने उसको सेपरेट करना है अपने सर्विसेज से, उससे, तो प्लीज कॉल हिम रिस्पेक्टफुली इन योर ऑफिस। आई मीन इफ यू आर द बॉस, रिकमेंडेशन क्योंकि आपके पास आई है, तो या तो एचआर करेगा या द सीनियर मोस्ट बंदा जो है, सीनियर मोस्ट मतलब ये है कि उस जगह पर जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो उसको ये बैड न्यूज़ शेयर करेगा, और जब इन्वेस्टिगेशन हो गई है, सब कुछ हो गया, तो फिर उसको बैड न्यूज़ ऑलरेडी पता है, ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग बैड इज हैपनिंग। सो गुड तरीका क्या है? गुड तरीका ये है कि आस्क हिम और हर टू रिजाइन। अच्छे इदारे ये करते हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह? देखो, अगर मैं किसी बंदे को फायर कर, लेट्स से हमारा इदारा किसी बंदे को फायर करता है या इमीडिएट उसकी सर्विसेज सेपरेट कर देता है, तो उस बंदे को हमारे पास से जो बेनिफिट्स मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट एक्सपीरियंस लेटर, वो मैं नहीं दे सकूंगा। ये रूल होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि अगर इफ समवन इज फायर्ड तो उसको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा। दिस इज वन रूल दैट इज देयर। उसको रेफरेंस लेटर नहीं मिलेगा। दूसरा नुकसान, अगर वो बंदा फायर हो जाता है, उसको जो कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड होते हैं, सीपी फंड जिससे हम कहते हैं, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है 5%, वो नहीं मिलेगा, तो उसको फाइनेंस। अच्छा, फिर अगर वो नोटिस पीरियड है, तो नोटिस पीरियड में अगर लेट से, बिकॉज वो इमीडिएट सेपरेशन की जा रही है, तो होता ही है कि अगर 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो अगर ऑफिस आपको इमीडिएट रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जाएं, तो वो 3 महीने की एडवांस सैलरीज आपको देगा, जैसे आप देते हो, तो वो भी उसको नहीं मिलेगी। सो द गुड वे इज, द गुड व्हाट गुड ऑर्गेनाइजेशंस डू इज दे आस्क द पर्सन टू रिजाइन instead of firing or immediately separating the services. They ask them to resign. ये उसके फायदे, ये तो वो फायदे हैं जो कि एम्प्लॉय को मिल जाते हैं। इदारे को क्या फायदे होते हैं? इदारे के पास से तो पैसा जा रहा है, इदारे के पास से तो एक आप उसको कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड भी दे रहे हैं, उसको जो नोटिस पीरियड के पैसे हैं वो भी इदारा दे रहा है, तो इदारे को क्या फायदा हो रहा है? इदारे को सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि जो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो एम्प्लॉयज हैं, उनके दरमियान फियर फैक्टर जनरेट नहीं हो रहा। आपको पता है, अगर किसी भी इदारे में फायरिंग बहुत ज्यादा होती है, तो सब के सब लोग जो जॉब कर रहे होते हैं वो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं जॉब्स, कि यार ये तो मुझे भी किसी टाइम पे निकाल देंगे, आई शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड हियर एंड देयर फॉर जॉब्स। सबसे बड़ा, और जो लोग हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो इधर उधर देखें या ना देखें, वो डीमोटिवेट जरूर हो जाते हैं। सो व्हाट इज माय पॉइंट? माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, कि उस बंदे को बुलाएं और उसको कहें कि रिजाइन करो। ये एक फायदा हो गया, डीमोटिवेशन, हमारे बाकी एम्प्लॉयज नहीं होंगे, वो इधर उधर जॉब चलेंगे देखेंगे, और जब एक बंदा रिजाइन करेगा तो उसके पास कोई रीजन नहीं बचेगा कि वो अदालत जाए, कि वो ऑम्बड्स पर्सन के पास जाए, कि भाई अगर वो अदालत जाएगा भी, तो अदालत के पास जब हम जाएंगे तो हम कहेंगे देखिए इसने रिजाइन दिया।
So these are few important benefits that the organization gets whenever the organization asks the employee to resign. हाँ, उसको कॉन्ट्रीब्यूटिव फंड देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, उसको नोटिस पीरियड वाली पे देनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को, ये सब बातें होंगी, बट द ओवरऑल एडवांटेज जो सम है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के पास ही रहेगा। तो मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि अगर शिकायत मौसूल होती है एक बंदे के पास से हरासमेंट टाइप सारे एक्शंस की, कोई मेजर गबन टाइप चीज़ की, गबन में चोरी चकारी भी हो सकती है और गबन में फाइनेंशियल वो भी हो सकती है। एक चोरी चकारी ये भी है कि मैं यहाँ से कंप्यूटर से चीज़ें निकाल के ले गया हूँ, हार्ड डिस्क ले गया हूँ, रैम शैम ले गया हूँ, ये भी एक काइंड ऑफ गबन है। नाउ हैविंग सेड दैट, अच्छा एक और गबन भी होता है कि ऑफिस के प्रेमिसेस को, ऑफिस की चीज़ों को पर्सनल तौर पे इस्तेमाल करना और वो भी बड़े पैमाने पे। ठीक है, लेट्स से अगर मैं ऑफिस के फ़ोन को पर्सनल कॉल के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो पहली बात तो ये है कि एथिकल स्टैंडर्ड से कहते हैं कि मैं ऐसी कोई हरकत ना करूं, नंबर 1। और इसको, और एक तरह से ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट में बात होती है कि हम ये करेंगे। बहरहाल हैविंग सेड दैट, तो गवर्नमेंट के काफ़ी टाइप्स हैं जो कि देखने की ज़रूरत होती है। आप क्या करेंगे, उसके मुताबिक आप स्टैंडिंग कमेटी को केस फॉरवर्ड करेंगे, स्टैंडिंग कमेटी से कहेंगे कि आप फ़ौरन अपनी फाइंडिंग्स प्रेजेंट करें, फाइंडिंग्स आ जाएंगी, फाइंडिंग्स के मुताबिक आप फैसला कर देंगे। अगर वो निकालने की ज़रूरत पड़ी तो आप उसको कहेंगे कि प्लीज़ आप रिज़ाइन कर दें, और उसको वो रिज़ाइन कर देगा। अगर वो कहता है कि जी मुझे 2-3 दिन चाहिए रिज़ाइन करने के लिए, मुझे सोचने दें, तो आप उसको फोर्स्ड लीव पे भेजें कि भाई आप कैंपस नहीं आएंगे, यू विल नॉट कम टू ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहते हैं फोर्स्ड लीव पे भेजना, उसको फोर्स्ड लीव पे भेजें। बिकॉज एक बंदा जो है उसको कम्युनिकेट किया जा चुका है कि अब आपको हम निकाल रहे हैं, तो अब वो यहाँ पे आकर नुकसान ही करेगा इदारे का, चोरी की फॉर्म में, डाटा की फॉर्म में, जिसकी फॉर्म में। हैंडी टेकिंग ओवर करवाएं उससे, और उसको आप वो कर लें, उससे आप वो उसको क्या कहते हैं, रेजिग्नेशन ले लें। एक सिनेरियो ये कि वो कहता है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, नाउ इट्स टाइम टू टर्मिनेट, तो फिर आप उसकी इमीडिएट टर्मिनेशन मूव करवा दें एचआर ऑफिस से। एंड प्लीज बी रेडी कि अब वो बंदा अदालत जरूर जाएगा, इसके लिए आप रेडी रहें, समन का इंतजार करें। जब तक समन आ रही है आपके पास, आप अपने डॉक्यूमेंट सीधे करें। कुछ हमेशा ये होता है, बिकॉज ये सारे काम इतनी तेजी से होते हैं कि आपके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं, तो बैक डेट से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना शुरू करें। आई एम सॉरी, ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बैक डेट वाला, दिस इज नॉट समथिंग एथिकल। आइडियली ये होना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो हर वक्त रेडी रखें, लेकिन मुझे पता है कि इंटरनेशनली भी और नेशनली भी डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते, तो आप लोग बैक डेट से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना शुरू करें, बिकॉज समन इज ऑन इट्स वे। समन का मतलब ये है, अदालती समन की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इट इज ऑन इट्स वे। वो वकील करेगा, वकील को अपना केस करेगा, वकील अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करेगा, और साथ ही अदालत में मुकदमे के लिए, और आपको अदालत जो है वो पेशी के लिए बुला लेगी। हाँ जी, किसी का माइक फिर हिला है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। सर ये वाला सिनेरियो मोस्टली उन्हीं केसेस में होता होगा जहाँ पे कोई बंदा एटलीस्ट 50-60 के प्लस ले रहा हो, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग पाकिस्तानी इतने गरीब हैं, एक नौकरी छूटती है तो दूसरे की टेंशन में कोई भी कोर्ट तक नहीं जा पाता है, एज लॉन्ग अनलेस उसकी फैमिली स्ट्रांग हो और वो सपोर्ट कर सकती है इस तरह के केस में। जी बिल्कुल ऐसा ही, इसमें बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू कि इफ द फाइनेंशियली अगर एक बंदा स्ट्रांग है, ओनली देन ही और शी विल प्रेफर टू गो टू कोर्ट, और वहाँ पे वो केस लड़ेगा एंड सो ऑन। बिकॉज उसकी वजह भी है, अगर वो केस जीत भी जाता है और वापस ऑर्गेनाइजेशन में आ भी जाता है, तो वो दोबारा निकाल दिया जाएगा फॉर एनी स्मॉल और बिग रीजन। आप बात समझ, हाँ मैं ये प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में वो फिर जाम हो जाता है, वो एडजस्ट हो जाता है, वो जो उसका बॉस है या सेक्रेटरी साहब ने उसको किसी और, जैसे वो FBR में है तो उसको अकाउंट्स में भेज देंगे, अगर वो अकाउंट्स में था तो उसको कैड में भेज देंगे, कैड में था तो उसको कहीं और भेज देंगे, वहाँ पे वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसको बिल्कुल वो सेक्लूड कर देता है, साइड पे कर देता है, वो आता है, अटेंडेंस लगाता है, बैठा रहता है, कोई उससे बात नहीं करता, एक तरह से उसका बाइकआउट हो जाता है।
अगर वो मुकदमा जीत भी जाए। सो ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड विल गो टू द कोर्ट, अदरवाइज पीपल प्रेफर कि यार मैं कहीं और ही जॉब ढूंढ लेता हूँ। लेकिन एक बात याद रखें कि वो ओम्बड्स पर्सन जरूर जाते हैं, ओम्बड्स पर्सन, बिकॉज वो फ्री है, ऑल यू हैव टू डू इज टू गो एंड सबमिट एन एप्लीकेशन, और उसमें अगर आप वकील करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज आप खुद ही पेश होकर अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू पीपल नीड टू नो। तो दूसरा केस भी मैंने आपको बता दिया कि हमने उसको कहा निकल जाओ, उसने कहा जी मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, वो जो है वो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, वो अदालत में जाएगा। ये वो केसेस हैं जिसके अंदर कोई चोरी चकारी कोई हैरेसमेंट टाइप केसेस, कोई इस तरह की लड़ाई के केसेस शामिल हैं। अब दूसरा केस मैं बताता हूँ, अंडर परफॉर्मेंस वाला। उस केस में आपने कैसे सेपरेट करना है बंदे को। एक बंदा जो है वो कॉन्टिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है, सबसे पहले तो यह है कि प्लीज 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 उसकी जो अंडर परफॉर्मेंस है उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिखें, उसकी फाइल में मौजूद रहना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि हमारे मैनेजर्स क्या करते हैं, और तुम लोग भी सारे जितने भी हो स्टूडेंट्स, जो मैनेजर्स हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, यार चलो छोड़ो, आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल मैं इसको भिजवा दूंगा। नंबर 1 गलती। नंबर 2 गलती, यार आप कहते हो यार देखो मैं तुम्हारी फाइल में नहीं लगवा रहा लेकिन तुम इम्प्रूव करो। नंबर 2 गलती। आपने ये जरूर उसमें ये कहना है, एचआर को कम्युनिकेट करना है राइटिंग फॉर्म में, बेशक ईमेल की फॉर्म में, कि मैंने आज इसकी वर्बल हैंड होल्डिंग की है, मैंने इसकी वर्बल उसको मैंने बुलाया था और वर्बली इसको समझाया है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही, प्लीज कम्युनिकेट दिस, कि मैंने उसको वर्बल बात कर ली है। ये इससे बिकॉज जब अदालत से आके बस लेटर आता है ना, तो उस वक्त कहते हो हाँ मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, मैंने एक लेटर भी उसका एचआर में नहीं रखवाया, उसकी फाइल में नहीं डलवाया, और देखो उसने मेरे पे जाके अदालत में मुकदमा कर दिया। तो फिर अब आप लोग रेडी रहें। तो प्लीज, आपकी दोस्तियां बहुत अच्छी हैं, आपका जो जिसे कहते हैं जी आप बड़े अच्छे हैं, आप लोगों का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन प्लीज अपना नुकसान भी ना चाहें और इस चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर आए। तो जैसे ही अंडर परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो आपके पास, बेशक आपका जो प्रेजेंट सिस्टम है वो 1 साल के बाद करता है, 6 महीने बाद करता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, टीचर की इवैल्यूएशन आप लोग 4थे या 5वें हफ्ते में कर देते हो, हमारे पास वो आ जाती है, राइटिंग में सब कुछ होता है। नाउ द प्रोग्राम मैनेजर मस्ट कम्युनिकेट विद द अंडर परफॉर्मिंग फैकल्टी मेंबर कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, टीचर इवैल्यूएशन अच्छी नहीं आई, यू नीड टू इम्प्रूव। अब हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं ओ प्रोग्राम मैनेजर कहता है यार अहमद तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ी गपशप है, हम खाना भी इकट्ठा खाते हैं, चाय भी बड़ी इकट्ठे पीते हैं, तो यार मैं उसको बैड न्यूज़ है मैं शेयर नहीं करता। और उसके बाद जब एट द एंड ऑफ द डे वो एचआर कहता है जी आपकी तो परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं थी, तो मैं कहता हूँ मुझे तो किसी ने कम्युनिकेट ही नहीं किया था, नो वन कम्युनिकेटेड टू मी कि अहमद तुम्हारी जो टीचिंग, अगर मुझे कम्युनिकेट कर देते मैं इम्प्रूव कर देता। जब मुझे कम्युनिकेट नहीं किया गया, आई थॉट एवरीथिंग इज गुड एंड ओके, तो मैं तो इसको नहीं मानता। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों ने अंडर परफॉर्मेंस को फौरन कम्युनिकेट करना है। जैसे ही आपको रिसीव हुआ कि अहमद या एनीबॉडी एल्स इज अंडर परफॉर्मिंग, प्लीज, या जो सबऑर्डिनेट इज अंडर परफॉर्मिंग, प्लीज कम्युनिकेट टू हिम और हर। एंड जैसे कम्युनिकेट करेंगे और उससे बताएं कि देखो दिस इज फर्स्ट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ, यू नीड टू इम्प्रूव, अदरवाइज बाद में कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो पूरे होंगे। So once you communicate, then communicate to your HR in writing कि मैंने इसको आज उसकी हैंड होल्डिंग कर ली है, उसकी अंडर परफॉर्मेंस रिपोर्ट हुई थी, मैंने उसको कम्युनिकेट कर दिया, मैंने उसको बता दिया कि यू नीड टू इम्प्रूव, और इम्प्रूवमेंट के मैंने तरीके भी बता दिए। So this is what you need to do also. So अंडर परफॉर्मेंस 1, अंडर परफॉर्मेंस 2, अंडर परफॉर्मेंस 3, 3 बार आपने वर्बल आपने उससे बात करनी है, उसके बाद रिटर्न वार्निंग पे आ जाना है, उसको एक्सप्लेनेशंस देनी है, राइटिंग में देना है उसको कि प्लीज कम्युनिकेट टू मी व्हाई एन अंडर परफॉर्मेंस रिव्यू शुड नॉट बी डन अगेंस्ट यू। आप उसको राइटिंग में देंगे, राइटिंग में देना शुरू करेंगे, और राइटिंग में जैसे मैंने पहले बताया रिसीविंग जरूर लेनी है उस बंदे से, उससे आपने रिसीविंग भी लेनी है। सो हैविंग सेड दैट, तो फिर भी अगर वो इम्प्रूव नहीं करता और आप बहुत अच्छे हैं,
तो उसको आप बुलाएं, उसको कहेंगे तुम्हारी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, लिहाजा प्लीज़ 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 अब आप जॉब ढूंढना शुरू कर दें, बिकॉज अब आपको हम 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको निकाल देंगे, या आप प्लीज़ कुछ इस तरह की एक्टिविटी करना शुरू कर दें। और उससे इम्पोर्टेंट काम रिसीविंग्स वगैरह करवाना शुरू कर दें, डाटा उससे ले लें, उसको डाटा के ऊपर बिठाना छोड़ दें। अगर वो सिक्योरिटी में या सिक्योरिटी से निकाल के उसको किसी ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पर इतना काम तो इम्पोर्टेंट, डाटा जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर वो गड़बड़ करेगा भी तो कंपनी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बियरेबल लॉस होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैबिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एग्जाम डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा जो जैब सोल्यूशन जो कि हमारी वेबसाइट और डिजिटल हैंडल्स को मैनेज करता है, दैट डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग डिपार्टमेंट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ये उसकी जो नोयत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नुकसान वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता। Is that understandable? This is something that you need to be taking care of. So इस तरह आप अपने जो टर्नओवर को ऐसे एम्प्लॉयज़ का जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने प्रॉब्लम किया है, आप लोग मैनेज करेंगे। इस किस्म के टर्नओवर को फंक्शनल टर्नओवर कहा जाता है, कि हमारा इदारा जो है उससे फ़ायदा होगा, वो फंक्शनली बेहतर हो जाएगा। दूसरा टर्नओवर है कि डिसफंक्शनल टर्नओवर, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू मैनेज है। एक बंदा है जो कि इदारे के लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है और वो आपके पास आता है और वो कहता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आपको पता है कि ये बंदा छोड़ के जाएगा, रिप्लेस तो हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई बंदा आके इसकी जगह पे ड्यूटी परफॉर्म कर ही लेगा, आज नहीं तो 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। लेकिन उस बंदे को तैयार करने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो बेतहाशा होगी। तो अब आप क्या करें, तो सबसे पहले तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उस बंदे का थॉरो इंटरव्यू करें कि वो जा क्यों रहा है, जा क्यों रहा है। कई वजूहत हो सकती है, मैं आपको वजह बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सर आपके ऑफिस के टाइमिंग्स ऐसे हैं जो मुझे मैच नहीं करते, मैंने अपने बच्चों को भी पिक करना होता है 2 बजे, आपका ऑफिस 4 बजे तक है, तो मेरे लिए पॉसिबल है। ये वजह भी हो सकती है, कैन यू बिलीव इट, नंबर 1। नंबर 2 वजह, सर मेरा जो घर है इतना दूर है कि मुझे आते आते 1 घंटा लग जाता है। फॉर एग्जांपल आई नो दैट कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं जो कि DHA और बैरिया टाउन से 7-8 से आते हैं, वो लिटरली दे से कि भाई हमें एक साइड की कम्यूट जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे की पड़ जाती है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि सर मुझे वो आसपास की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मुझे पे तो कम दे रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी कंफर्टेबल कि वहाँ पे मैं दिस इज सेकेंड पॉसिबल रीज़न जिसकी वजह से लोग छोड़ के जा सकते हैं। एक वजह ये हो सकती है कि सर यहाँ पे जो करंट मेरे जो HOD हैं, जो करंट मेरे लाइन मैनेजर हैं, उनके साथ मेरी नहीं बनती। आई जस्ट कांट कंटिन्यू वर्किंग विद हिम और हर, वो मेरी इंसल्ट कर देते हैं, आई एम अ सीनियर पर्सन एंड आई रियली फील बैड अबाउट इट। या मेरा ऑफिस ठीक नहीं है, जिसको हम लोगों ने वो पढ़ा भी था कि जो हमारे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से बंदा अगर छोड़ के जा रहा है, तो हाइजीन फैक्टर्स तो आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो उसको कहें कि आप हमें टाइम दें, हम 1 महीने में हाइजीन फैक्टर्स को इम्प्रूव करेंगे, और अगर फिर भी ये मामला था ना, देन यू आर गुड टू गो, नंबर 1। नंबर 2, वो ये भी कह सकते हैं कि पे ठीक नहीं है, तो आप पे इंक्रीज करें। जितनी पे आप मैक्सिमम आपको जो आपके पे ब्रैकेट्स हैं इजाज़त देते हैं, तो उसको आप इम्प्रूव करें उसकी पे को, बिकॉज जो उस बंदे के जाने से आप लोगों को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होने वाला है वो बहुत ज़्यादा है। सो इट्स बेटर टू आस्क हिम टू स्टे दैन टू लीव। और मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ हमारे अपनी जैबिस की, एंड आप यू विल फाइंड देम वेरी अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग। अच्छा, वैसे बाय द वे स्टूडेंट्स इस वक्त जैबिस में तो बारिश शुरू हो गई है, आई होप कि आप लोगों के पास मौसम बहुत अच्छा हो गया होगा। और मैं आपको अभी अपने रूम की तस्वीरें भी शेयर करूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त आई एम एक्चुअली सिटिंग और मेरा जो व्यू है बहुत ज़बरदस्त है। बट मुझे ये बात ज़रा कंप्लीट करने की, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि समटाइम्स लोग जो हैं वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी का विजिट था, HEC का।
और हमारे 2 प्रोग्राम्स थे, उसमें 1-2 PhD प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स। उन्होंने कह दिया कि हम जा रहे हैं, बिकॉज आई थिंक, ये मेरा पर्सनल वो है, बिकॉज आई थिंक दे न्यू दैट रेगुलेटरी बॉडी इज कमिंग, एंड रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 1 या कम से कम 2 PhD फैकल्टी मेंबर्स प्रोग्राम में ज़रूर होने चाहिए, अदरवाइज वो प्रोग्राम जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है। What I personally believe is that they thought it's a good time to ask for increase. So they came to the HR office or the relevant office and they said, we have been offered by another organization and let's say 20,000 plus, so we are leaving. And you know, the boss or the HR knew that the regulatory body's visit is just around the corner, and if they find this discrepancy of not meeting the minimum number of PhD faculty members, it will be a great loss to the organizations. So point मेरा कहने का ये है कि sometimes people also exploit the situation, so you have to be watchful, and if you have chance, तो उस वक्त फिर आप उनको केटर, आपको मजबूरी बन जाती है कि आप उनको केटर करना ही करना है, तो आप उनको केटर करें। सो डिसफंक्शनल टर्नओवर के लिए एक तो वो सिनेरियो हो गया, दूसरा उनको उनके हाइजीन फैक्टर्स को इम्प्रूव करें, नंबर 1। अगर वो पे में रेस करना चाह रहे हैं तो उनको पे में रेस करवाएं, जितना भी आप लोग कर सकते हैं। नंबर 3, आप उनसे कहें कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, अपनी रिप्लेसमेंट तैयार कर लें। वैसे तो आइडियली ये होना चाहिए कि आप हर बंदे की रिप्लेसमेंट तैयार हो। जो असिस्टेंट मैनेजर मोस्टली होते हैं वो इसीलिए होते हैं या कि वो जैसे ही वो बंदा जाएगा तो जो एक्टिंग मैनेजर्स हैं वो ये काम वो उसको टेक ओवर कर लेंगे। बट समटाइम्स एक्टिंग मैनेजर्स दे आर नॉट सो डेवलप्ड, तो आप उनसे कहें कि अपनी रिप्लेसमेंट डेवलप कर जाएं। अगर डेवलप 1 महीने वो अगर आपके डेवलप कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर सारी की सारी ऑफर्स के बावजूद भी वो नहीं रुकते, अगर उन्होंने तैयार कर ही लिया है, तो देन यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू टेल देम कि भाई थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ आपका और हमारा साथ बहुत अच्छा रहा, एंड वी रियली एंजॉयड योर कंपनी एंड यू वर अ ग्रेट एसेट टू द कंपनी, एंड आपके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। So this is something that you can, it's a good way of saying goodbye, and arrange a good farewell party for him or her. He has been a great asset to our organization. So this is how you manage your dysfunctional turnover. आप अपनी बंदा तो नहीं बचा सके, लेकिन एटलीस्ट आपने you told him or her कि भी आपके लिए हमारे दरवाजे they will remain always open. जी स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को समझ आ गई है कि नहीं आई? Yes. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग अपनी कोई बात अपने ऑर्गेनाइजेशन की कोई बात शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर करें, और सो दैट हम लोग भी उससे भी सीखें और बहरामंद हो, सूदमंद हमारे लिए साबित हो। जी इफ एनीवन, जी बताएं। सर वजी है। जी वजी। तो सर मैं MTVC में होता हूँ, तो वहाँ पे एक ट्रेंड है कि इनका एनुअल जो ईयर चलते हैं वो जनवरी टू दिसंबर चलते हैं। तो ओके यहाँ पे देयर इज नो पॉलिसी फॉर योर एनुअल इंक्रीमेंट, अनफॉर्चुनेटली। नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दे डिड नॉट डिस्क्लोज कि इंक्रीमेंट कितना है, एंड in the start of February, I guess, जब salaries आई and people got to know that how much increment they got. So there was a person and he emailed to all of the company, including CEO, chairman, everyone, directors. And that was quite a news for me कि he placed in कि कहाँ से आइडिया आया था एनुअल इंक्रीमेंट का, एनुअल इंक्रीमेंट क्यों होता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था खैर ये। और फिर उस बेसिस पे उसने फिर कहा कि आप लोगों ने जो हमारा इतना इंक्रीमेंट लगाया है, इससे ज़्यादा तो हमारा जो पर ईयर बजट और टैक्स एंड जो भी महंगाई है तो वो तो इससे ज़्यादा हमारी हुई है, तो इतना तो हमें बिल्कुल वो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके फिर कुछ जवाब आया उनको?
सर उनको जवाब तो नहीं आया, बट एज फार एज आई नो कि व्हेन ही लेफ्ट देयर वाज नो डिस्कशन बिटवीन हिम एंड द कंपनी एनीमोर फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ओके ओके। सो मे बी वही बात है, शायद स्टेप लेने से पहले ही वाज प्रिपेयर्ड कि देयर वोंट बी एनी एक्सपीरियंस लेटर और समथिंग, देयर माइट बी अ टर्मिनेशन एंड देयर वाज नो मोर डिस्कशन ऑन दैट। हाँ हाँ सर क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में विसल ब्लो करते हैं ना वो वहां पे टिक नहीं पाते फिर, क्योंकि ऑफेंडिंग वे में लिया जाता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बताओ कि आपको इंक्रीमेंट डिजर्व करते थे या आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं, तो अब कई कंपनीज की पॉलिसी है, जैसे मेरी कंपनी है, वो जनवरी टू जनवरी इंक्रीमेंट लगाती हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये नहीं देखती कि अगर आपने ज्वाइनिंग सपोज सितंबर में दी है और आपका सबका इंक्रीमेंट लग रहा है, आपकी प्रोबेशन के बाद आप परमानेंट भी हो गए हो, लेकिन उसके लिए भी इन्होंने स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज रखे हुए हैं कि आपने 6 मंथ्स कंपनी में सर्व किए होते जनवरी आने से पहले तो ही होता। जबकि अगर ये क्राइटेरिया हो कि जब जिस बंदे ने ज्वाइन किया उसकी परमानेंट होने के बाद अगर वो इंक्रीमेंट लगाएं तो दैट इज वैलिड, क्योंकि हर इंसान की थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट मंथ्स होते हैं ज्वाइनिंग के और वो सारे। तो ये एक बहुत वियर्ड पॉलिसीज होती हैं और ये असल में कॉस्ट कटिंग का एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है। जो भी इस पे बात करने की भी कोशिश करे, कुछ ऐसा सुनते हैं, अगर अच्छा एचआर हो तो समझा देंगे आपको ही बाद में और होप दे देंगे कि अच्छा बाद में करते हैं, लेकिन असल में कहते हैं नहीं जी पॉलिसी रिजेक्ट है। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो रिमेंबर कि हमेशा, अच्छा एक बात आप लोग याद रखिएगा, बीइंग दी मैनेजर्स, इंशाल्लाह टू बी मैनेजर्स जो नहीं है अभी, आप बी रेडी फॉर द वर्स्ट। ये हमेशा ऐसे होगा कि आप यू विल बी डूइंग गुड विद द पीपल, विद द एम्प्लॉइज, एंड द एम्प्लॉइज विल नॉट रेसिप्रोकेट इन द सेम वे, इन द सेम मैनर। इसको बस आप उस ध्यान में रखिए। दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, टू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। हाँ, आपकी जब बारी आएगी तो यू हैव टू कंटिन्यू यू नो डूइंग गुड विद एवरी एम्प्लॉय, विद एवरीवन एल्स। बस ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो एनीवे जो एमपीबीसी वाला केस था, एमपीबीसी के जो सीईओ हैं वो आप बता सकते हैं क्या नाम है? डॉक्टर साहब भी कोई है, मैंने सुना है। वजीफ, यू कैन शेयर हिज नेम। Barrel anyway, he seems to be having some problem। और किसका नाम? आपको जो सीईओ हैं एमटीबीसी के? यस सर, महमूदुल हक। अच्छा नहीं, I thought he's somebody else, but nonetheless एमटीबीसी, बिकॉज हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं और उसमें है एमटीबीसी के बारे में वैसे भी काफ़ी वो फेमस है कि थोड़ा सा उनकी जो कोविड के दौरान भी जो फैसिलिटीज़ रही हैं वो ज़्यादा कोविड फ्रेंडली वो ज़्यादा थी और एसओपी फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं थी। एंड इवन व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस 50% कि भाई 50% वर्क फोर्स रहेगी, वो भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। बट नॉनदलेस सर उसको इनफेमस कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उसके यहाँ से वो काफ़ी इनफेमस हैं। बहरहाल नॉनदलेस देखो, ये केस स्टडी है, वी पीपल नीड टू इम्प्रूव। और एमटीबीसी का ये एक बात बहुत अच्छी है कि द कंपनी हैज़ एम्प्लॉयड मैनी पीपल, और काफ़ी जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो नंबर ऑफ पीपल वो एम्प्लॉयड देयर, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सीख के जो है ना वो आगे निकलते हैं। दिस इज समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट एमटीबीसी। बहरहाल कुछ पॉलिसीज उनकी जो है वो दे नीड इम्प्रूवमेंट। जी बताएं सर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर जब फ्री होंगे तो बल्कि मैं आपसे एक बात भी ये पूछनी थी। दे डोंट गिव सर, वहाँ पे बहुत सीखते हैं इसलिए क्योंकि साल में सिर्फ 2 छुट्टियाँ होती हैं, ईद के पहले दिन। तो मैं अब जब इंटरव्यू कहीं देता हूँ ना तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैंने 1.5 साल में 2.5 साल का काम कर लिया है। बिकॉज इतने ज़्यादा जब मैं आवर्स स्पेंड करूँगा तो ऑब्वियसली मेरी लर्निंग फिर उस हिसाब से तेज़ होगी। हाँ। तो बस वही आपसे मैं डिस्कस भी ये करना था कि मैंने वैसे ही ख्याल आया था कि आपसे मैं पूछूंगा कि इस पर कोई हमारा एक्शन, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है हमारी एम्प्लॉयमेंट्स में कि हम इस पर क्यों नहीं कोई एक्शन ले पाते। देखो, एक्शन जब आप लोगे तो जैसे अभी हमारा ने बताया कि बल्कि आपने खुद भी शेयर किया कि यू विल एंड अप लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। The companies, they make sure that they make the environment so hostile for you
for such whistleblowers, they prefer to leave the organization than continue in the same, stressful and hostile situation. But having said that, दूसरा तरीका लीगल वे है, बट लीगल वे इज नॉट फॉलोड, नंबर वन, एंड जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है. और एक और जो सिनेरियो है कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ह्यूमन रिसोर्स की रूल बुक मौजूद है, जिसको अगर आप स्टडी करो तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स इन योर फेवर विच मैनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली नॉट डूइंग और नॉट इवन थिंकिंग ऑफ डूइंग इट. ये प्रॉब्लम्स हमारे पास नहीं, और ये हैं भी, you just can't do much about it. So the best way, अब इसका solution क्या है? The best way is try to improve, and whenever you yourself become a manager, do not, or an entrepreneur, do not employ such policies, which जिस दिन में आप खुद भी गुजरे हो और आपको वो पसंद ना आई हो. So that's the bottom line, and that is what you should follow.